हेलो फ्रेंड्स, राइट वे एजुकेशन पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 फरवरी 2022 के शिफ्ट सेकंड पेपर की, जिसका हम बना रहे हैं पार्ट 1। इसमें हम कवर करेंगे जीके प्लस साइंस के क्वेश्चंस। कौन-कौन से दोस्तों? जीके और साइंस के वो क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, उस्ताद अल्लाह रक्का खान और शफाक अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिवादक थे? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे सामने शहनाई, तबला, अंक कामायचा। तो उस्ताद अल्लाह रखा खान और सफात अहमद खान जो हैं, क्या बजाते थे दोस्तों? तबला। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? तबला। ओके, तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से जो वाद्य यंत्र हैं और उनके प्रतिपादक कौन है, इस पर आपको जो है प्रश्न तैयार करना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत कथन चुनें। कि दोस्तों कौन सा कथन जो है गलत है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारे सामने, बोस ने गांधी जी के अहिंसा के आदर्श को साझा नहीं किया। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। और अगले की बात करते हैं, निम्नलिखित जनवरी 1941 में उन्होंने गुप्त रूप से अपना कलकत्ता घर छोड़ दिया, जर्मनी के रास्ते सिंगापुर गए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। बिल्कुल दोस्तों, ये भी एकदम जो है आपका सही है कि जनवरी 1941 में उन्होंने अपना जो है कलकत्ता से घर छोड़ दिया था और जर्मनी के रास्ते वो सिंगापुर गए थे। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी किसने करी थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। अगला है, 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही जो है। इनके बारे में 3 के 3 ये मत सही है, तो चौथा मत आपका गलत ही होगा। पढ़ते हैं, 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न के हिसाब से हमें गलत पूछा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन तो यहाँ पर सही है, जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन 3 ऑप्शंस में सही जानकारी दी हुई है। ये आपके बिल्कुल काम की है, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस रणनीति के उपकरण हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है? ठीक है दोस्तों, कौन-कौन सा? कराधान और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति के उपकरण हैं जिसका उल्लेख नीचे किया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने, संकुचन नीति, विस्तारक नीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। तो दोस्तों कराधान और सरकारी खर्च दोनों ही कौन सी नीतियों के उपकरण है दोस्तों? तो ये जो है, ये है राजकोषीय नीति के। किसके? राजकोषीय नीति के। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया। ठीक है, कहाँ से शुरू किया? तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, तो नमक सत्याग्रह, या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि दांडी यात्रा है ना, इसी को नाम दिया था क्या? दांडी यात्रा। कौन सा नाम दिया था दोस्तों? दांडी यात्रा। ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुई थी, इसकी हुई थी कहाँ से? साबरमती से। और ये यात्रा जो रही थी कितने? 24 दिन की रही थी। कितने दिन की रही थी दोस्तों? 24 दिन की रही थी। और इसकी स्टार्टिंग डेट बात करें तो 22 मार्च 1930 से ये चली थी 5 अप्रैल, कितने अप्रैल? 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, तो ध्यान लगाए रखें और पढ़ते रहें। मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए हमारे सामने है वित्त मंत्रालय, अगला है हमारे सामने केंद्रीय बैंक, अगला है मंत्रिपरिषद और अगला है केंद्र सरकार। तो दोस्तों ये जो काम होता है किसका होता है? केंद्रीय बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक जो होती है उसका एक काम होता है कि वह मुद्रा की पूर्ति के परिमाण और साख की मात्रा दोनों को नियंत्रित करे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? कौन सा समाचार वो पत्र था जिसने जो है इसका समर्थन किया था? ऑप्शन है हमारे सामने, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अगला ऑप्शन है द हिंदू, अगला है द पायोनियर और अगला है द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 आया था, इसका समर्थन किया था दोस्तों द पायोनियर समाचार पत्र ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिमालय श्रेणी का कौन सा हिस्सा नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, प्रश्न अगर हम ध्यान से पढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से प्रश्नों में हम नहीं पढ़ते नहीं है और जल्दी जल्दी में पहला ही ऑप्शन हम लगा देते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला दिया है हमको पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, अगला दिया है धौलाधार पर्वत श्रेणी, अगला दिया है जस्कर पर्वत श्रेणी, और सबसे लास्ट में दिया है अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों अरावली की अगर मैं बात करूं तो ये जो है गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। मैप में अगर मैं बात करूं गुजरात में भी आती है, साथ ही राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा क्षेत्र है और दिल्ली तक ये जाती है। तो ये बिल्कुल हिमालय का क्षेत्र नहीं है। हिमालय जो है, अगर अरावली से बात की जाए तो बिल्कुल इस दिशा में, इस साइड में हिमालय हमारा बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सर्च इंजन गूगल पर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी का सबसे अधिक बार खोजा गया। 2021 पर जो आप गूगल चलाते हो उस पर कौन से भारतीय खिलाड़ी को सबसे अधिक बार 2021 में खोजा गया, ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक, प्रश्न में ऑप्शन है आपके सामने विराट कोहली, अगला ऑप्शन है आपके सामने मीराबाई चानू, और अगला ऑप्शन है आपके सामने नीरज चोपड़ा, और अगला ऑप्शन है आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि नीरज जी चोपड़ा जो थे, इन्हें बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा था। अब आपसे हमारा प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा जी जो हैं कौन सा खेल खेलते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप देंगे कमेंट में, और मैं आपका कर रहा हूँ इंतज़ार कि हाँ, आप बहुत जल्द ही कमेंट में आंसर देने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं आपको एक नई जानकारी बताता हूँ कि 2022 में इसी प्रकार से गूगल के सर्च इंजन पर कौन से भारतीय खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया। तो इनका नाम है दोस्तों प्रवीण तांबे। क्या नाम है दोस्तों, प्रवीण तांबे। ठीक फ्रेंड्स, और आपको ये भी बताना है कि प्रवीण तांबे जो हैं कौन सा खेल खेलते हैं। आपको दोनों के खेल हमें कमेंट में बताने हैं। ओके फ्रेंड्स, कहाँ बताने हैं, कमेंट में। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बोल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, हमको दिया है कि बोल लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन है हमारे सामने, पहला उत्तर प्रदेश, अगला है मध्य प्रदेश, अगला है बिहार, और चौथा है हमारे सामने पश्चिम बंगाल। तो बोल जो लोकगीत है दोस्तों, ये है कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो एक हो जाता है कौन सा, बिरहा गीत। ठीक है, और अगर मैं बिहार की बात करूं तो हो जाता है फगुआ गीत। कौन सा हो जाता है, फगुआ। चेता भी यहाँ पर है, कजरी है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। एक और होता है हिंडोला, ये भी कहाँ का है, बिहार का है। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको सभी भारतीय राज्यों के लोकगीतों की एक सूची बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि हर पेपर में कहीं न कहीं केवल एक प्रश्न तो इनसे बनता ही है। तो यूँ समझ लीजिए ये नंबर जिन्होंने तैयार कर रखे हैं ना, वो आपसे कई गुना आगे हैं। तो ऐसे प्रश्न आप तैयार ज़रूर करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, आईआईएचएफ विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ओके फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने स्विमिंग, अगला ऑप्शन है आपके सामने आइस हॉकी, अगला ऑप्शन है आपके सामने फेसिंग, और अगला ऑप्शन है आपके सामने रग्बी। ओके फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइस हॉकी। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, आइस हॉकी। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश के शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड अब भारत माता परियोजना का हिस्सा है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले माता योजना, भारत माला परियोजना जो है, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी पूछना चाहता हूँ, और इसकी ये कब शुरू हुई, इसमें क्या-क्या हो रहा है, इस सभी की जानकारी आप मुझे देंगे कहाँ पर, कमेंट में। ठीक है दोस्तों? इसकी जानकारी आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट में, कि भारत माला परियोजना जो है किससे संबंधित है और ये कब शुरू हुई। ठीक? तो अब मैं आपसे ये जो प्रश्न है इसमें चलते हैं, मध्य प्रदेश के शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ठीक, तो सागर का है, इंदौर का है, या फिर जबलपुर का है, या फिर भोपाल का। तो सही आंसर हो जाता है जबलपुर का। जबलपुर का जो रिंग रोड है भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, तो छिंदवाड़ा के अंदर दोस्तों कौन सा किला है, देवगढ़ का किला, और इसका निर्माण जो करवाया था, आपके ऑप्शन है हमारे सामने रघुजी द्वितीय, राजा जाटव, बख्त बुलंद सिंह, और राजेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजा जाटव जो है, इन्होंने छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किन्होंने करवाया, राजा राजा जाटव ने। प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र।
तो इसका जो सही आंसर बनता है आपका कौन सा बनता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। कौन सा बनता है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। जी हाँ, अर्जुन जी रामपाल जो है एक अभिनेता है, एक्टर हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? ठीक है दोस्तों। तो पलक मुच्छल जो है बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है। तो इनका जो जन्म हुआ है ये कहाँ की है? इंदौर की है। ठीक है फ्रेंड्स, इंदौर इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? ऑप्शन है हमारे सामने अलीराजपुर, विदिशा, उज्जैन और बैतूल। तो प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल दोस्तों कहाँ पर है? अलीराजपुर में। कहाँ है दोस्तों? अलीराजपुर में। ओके फ्रेंड्स। और उज्जैन की बात करें तो आपके महाकालेश्वर जी का मंदिर है ही, बहुत ही शानदार मंदिर है। कहाँ पर? महाकालेश्वर जी का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यूँ समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश पर महाकालेश्वर जी का होना हमारा सौभाग्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 16। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? मध्य प्रदेश के जिले दिए हुए हैं। पहला दिया है भिंड, अगला दिया है राजगढ़, जबलपुर, अगला दिया है धार। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है कि उत्तर प्रदेश से कौन से जिले की सीमा लगती है? तो ये लगती है दोस्तों किसकी? भिंड, है ना, सबसे जो ऊपरी जिलों में गिना जाता है, और भिंड की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया। कब किया गया ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे सामने 1999, 2002, 2008 और 2012। ओके, तो ये जो किया गया था आपका कब किया गया था? 2002 में। कब किया गया था दोस्तों? 2002 में। ओके, अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं? ओके दोस्तों, तो जो श्रीमती मीनाक्षी हैं, ये जो अभी वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है इसी काल में है, तो ये तो कोई अपडेट करवाने वाली बात है नहीं। ठीक है, ये आज भी है, इसकी ये आंसर आज भी बिल्कुल सही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश के, ये प्रश्न आपको मुझे बताना है। कहाँ बताना है दोस्तों? कमेंट में। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, एमएसएमई मंत्री कौन है और यह कहाँ के हैं? ओके, आप अगर इनके बारे में जानकारी सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर और रोचक जानकारी जो है आपको मिलेगी कि मध्य प्रदेश के जो है एमएसएमई मंत्री कौन है। ठीक, इस प्रश्न का आप आंसर देंगे कहाँ पर दोस्तों? कमेंट में। ओके, बहुत ही शानदार प्रश्न हमने पूछा है, हो सकता है आने वाले पेपर में आपके आ भी जाए। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, दमोह की प्रमुख फसल है। ठीक है फ्रेंड्स, दमोह की जो है प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने काबुली चना, मसूर, बाजरा और चना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? चना। अगला प्रश्न है, जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है? तो जेवनारा गांव जो है ये कहाँ पर है देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे सामने सागर, शहडोल, सिवनी और सीहोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिवनी। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ओके, इससे पहले जो हमने पेपर करवाया है इसमें हमने आपको स्पेशली बताया था कि वायुमंडलीय दाब जो है किसके द्वारा नापा जाता है। बहुत सारे बताए थे, हो सकता है मैंने ये भी बताया हो। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अलग अलग मापने के यंत्र और उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न जरूर आप तैयार करें। यहाँ पर 3-4 जो ऑप्शन हैं ये तो मैं अभी आपको तैयार करवा ही देता हूँ। एनीमोमीटर जो है वो जो है वायु की गति मापता है। क्या मापता है? वायु की गति मापने का यंत्र होता है क्या? एनीमोमीटर। अब मैं इसकी बात करूँ, ये लिखा है अमीटर, है ना, अमीटर। अगर हिंदी में लिखते हैं तो अमीटर आता है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अमीटर जो है ये किसका मात्रक है दोस्तों? विद्युत धारा का। किसका दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक। ठीक, आगे की मैं बात करूँ तो ये है क्या? थर्मामीटर। ठीक है, तो थर्मामीटर जो है किसका मात्रक है दोस्तों? तापमान का मात्रक है। किसका है? तापमान का मात्रक है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊर्जा और पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है? जब वे संतुलन के करीब पहुंचते हैं, ऊर्जा एवं पदार्थ के संक्रमण का अध्ययन क्या है हमें बताना है। ठीक है,
जब ये संतुलन के करीब पहुंचते हैं। तो संतुलन उष्म प्रवैगिकी, शास्त्रीय उष्म प्रवैगिकी, रासायनिक उष्म प्रवैगिकी या फिर सांख्यिकी उष्म प्रवैगिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलन के बीच पहुंचते हैं तो संतुलन उष्म प्रवैगिकी। ओके, ये तो बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। हमारे जीवित जीवों ज्यादातर इंसानों का स्थान होना चाहिए, यानी कि कौन सा होना चाहिए? खुली जगह होनी चाहिए, बंद जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, या फिर अस्वच्छ या अशुद्ध होनी चाहिए? तो दोस्तों जगह खुली हो बंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह क्या होनी चाहिए? साफ होनी चाहिए। इससे क्या होगा? बीमारियां नहीं लगेगी और आप अच्छे से रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो जगह जो होनी चाहिए साफ होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? प्रश्न है, ऑप्शन है हमारे सामने। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं, आपको गलत बताना है ना। तो अगला है, राष्ट्रीय उद्यान कहीं स्थानिक प्रजातियों का घर है, बिल्कुल दोस्तों है, ये भी सही है। वे आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। बिल्कुल दोस्तों, ये भी आपका जो है सही हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे नहीं दे के आपको गड़बड़ किया है, तो ये जो है गलत है ना। राष्ट्रीय उद्यानों का ये उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जो है राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित होते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, शाकाहारी केवल खाते हैं। ये प्रश्न पहले भी आया था, उसमें कुछ अलग प्रश्न था लेकिन था कुछ ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे है कि शाकाहारी केवल खाते हैं। आप बताइए शाकाहारी क्या खाते हैं? उत्पादक खाते हैं, शाकभक्षी खाते हैं, या फिर पौधे और मांस दोनों खाते हैं, या फिर सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाते हैं? नहीं दोस्तों, शाकाहारी जो होते हैं वो केवल और केवल क्या खाते हैं? उत्पादक खाते हैं, या फिर इंग्लिश में कहूँ तो प्रोड्यूसर खाते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में दो कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक, तो आपके सामने है अभिकथन, शरीर पतला मुलायम पत्ती जैसा या रिबन होता है। और अगला जो है, जीव प्लेटी हेल्थ मीन फाइलम से संबंधित है। तो बिल्कुल दोस्तों, जीव प्लेटी हेल्मिट फाइलम जो है उसका शरीर पतला होता है, मुलायम भी होता है, पत्ती जैसा भी होता है और रिबन जैसा भी होता है। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए सच है लेकिन आर गलत है, नहीं दोस्तों आर भी सही है। ठीक है, और ए गलत है, नहीं ए गलत नहीं है, आर गलत है, आर भी गलत नहीं है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। हाँ दोस्तों, आर जो है इसको अच्छे से स्पष्ट कर रहा है, किसके लिए? ए के लिए। तो ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, स्पंज का संबंध है। ओके, स्पंज का संबंध है कॉर्डेट, गैर कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, या फिर बेलेनोक्लोसस। ठीक, तो ये जो होता है ये होता है कौन सा? गैर कॉर्डेट। ठीक फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके सामने, मोमबत्ती की लो किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? लो, मोमबत्ती की जो लो होती है उसके किस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है? ऑप्शन है आपके सामने, आंतरिक क्षेत्र, अगला है बाहरी क्षेत्र, अगला है मध्य क्षेत्र, अगला है डार्क जोन। तो बाहरी क्षेत्र जो होता है उसमें पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? दहन हो जाता है ना, पूरी तरह से जल जाती है। अगला है, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है हमको, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है जिनमें से एक को विकथन दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक जांच करनी है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का उत्तर का चयन करना है। ठीक, ओके, अभिकथन है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। ठीक है, कारण दिया है, जब कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणात्मक आवेश प्राप्त करती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है, तो देखते हैं, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन देखते हैं हम, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य। देखो दोस्तों, इसमें दोनों सही है तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित है, अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में आते हैं तो, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? ओके फ्रेंड्स, तो एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में कौन सा विटामिन जाना जाता है आपको बताना है। तो आपके सामने है ऑप्शन ए
जिसमें दिया है विटामिन डी। अगला है आपके सामने विटामिन ए, तो ये हो जाता है आपका बी ऑप्शन, और अगला है विटामिन सी, सी ऑप्शन, और अगला है विटामिन बी, डी ऑप्शन। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है कहा जाता है किसको, विटामिन सी। आपको यहाँ पर विटामिन के जो नाम है उनका अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने है, बी में तो बहुत सारे विटामिन हो जाएंगे। तो बी 1 होता है, बी 2 होता है, बी 3 होता है, बी 5 होता है, बी 6 होता है, बी 7 होता है, बी 9 होता है, बी 12 होता है। सभी के नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन डी जो होता है उसका नाम तो हो जाता है क्या, कैल्सीफेरोल। क्या हो जाता है, कैल्सीफेरोल। ओके, और विटामिन ए जो है इसका नाम हो जाता है क्या, रेटिनॉल। बाकी सभी नाम आपको तैयार करने हैं, और कहीं अच्छी कॉपी बनाई है जिसमें पुराने प्रश्नों से संबंधित नए प्रश्न जरूर लिखें। एग्जाम टाइम पर आपकी बहुत मदद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मतलब द्रव अवस्था में नहीं आती है, और ठोस जो है सीधे की सीधे कहाँ चली जाती है, गैस अवस्था में चली जाती है ना। ठोस से सीधे क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। तो इसकी जो विधि होती है ये होती है कौन सी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन जो है इसकी विधि होती है। ठीक, अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न है, मेंढकों में थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी में की उपस्थिति आवश्यकता होती है ना। क्या जरूरी है थायरोक्सिन उत्पादन के लिए। थायरोक्सिन जो है दोस्तों आयोडीन से संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, थायरोक्सिन जहां पर भी लगता है आपको तो वो जो है आयोडीन से संबंधित प्रश्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो आयोडीन आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक का रोग है, मतलब कि जो एस्बेस्टोसिस है यह कहाँ का रोग है, फेफड़े का है, चिकित्सकीय है, नेत्र है, या फिर किडनी है। ओके, तो ये जो है फेफड़े का एक प्रकार का रोग है। क्या है, रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वलनशील इन्फ्लेमेबल पदार्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा जो है एक ज्वलनशील इन्फ्लेमेबल पदार्थ नहीं है। पेट्रोल तो है दोस्तों, शराब भी है, एलपीजी भी है। अगर बात करूं ऑक्सीजन की तो ये जो है आंसर सही हो जाएगा हमारा, है ना। ओके, अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ओके दोस्तों, कि विकास का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन है हमारे सामने, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स मेडकॉफ, और जॉनसन चार्ल्स। तो दोस्तों ये जो विकास का सिद्धांत है ये दिया गया है किसके द्वारा, आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ओके, और चार्ल्स बेबेज का नाम यहाँ पर आया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है कंप्यूटर के जनक है। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर के जनक। इनके ही द्वारा कंप्यूटर को बनाया गया था। ओके, अगली बात करें कि ये चार्ल्स मेडकॉफ जो है ये कौन है, तो ये जो है अपनी जो जनरल गवर्नमेंट थी हमारी इसमें क्या रहे हैं, जनरल रहे हैं। ओके दोस्तों, अगली बात करूं कि ये जॉनसन चार्ल्स हैं ये कौन है, तो ये एक वेस्ट इंडीज, कौन है, वेस्ट इंडीज जो है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है। कौन है दोस्तों, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर। ओके, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जीके और साइंस के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 36 नंबर से अगला क्वेश्चन है, ये हम कवर करेंगे कौन से पार्ट में, पार्ट सेकंड में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, इसे देखना ना भूलें। बने रहें राइट वे एजुकेशन के साथ।